फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है, इसमें हम लोग सोशियोलॉजी का जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसका यूनिट 2 का सेक्शन 2 में हम लोगों को हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स के संदर्भ में देखना होगा, जिसे अगर हिंदी में बात की जाए तो प्रकल्पना, शोध प्रश्न और उद्देश्य बोला जाता है। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये इसलिए क्योंकि मैंने देखिए ये शब्द जो हैं हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, या हिंदी की ही अगर आप बात कर ले प्रकल्पना, शोध प्रश्न और उद्देश्य, ये शब्द इतने अपने आप में भारी भरकम है कि जिसे समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में इसे एक्सप्लेन की हूँ इस क्लास में, तो इसलिए आप सभी इस क्लास को स्किप ना करते हुए लास्ट तक देखें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रकल्पना होती क्या है। तो प्रकल्पना को उपकल्पना भी बोला जाता है। ये एक ऐसा तरीका होता है, और ये तरीका का मतलब ये एक ऐसा अनुमान होता है कि हम इसमें क्या करते हैं कि अपने माइंड का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं कि जब आपको कोई चीज़ के बारे में रिसर्च करने के लिए दिया जाता है, परीक्षण करने के लिए दिया जाता है, तो इससे रिलेटेड आप क्या करते हैं, बहुत सारे साहित्यों को लेते हैं, अगल बगल की बातों को सुनते हैं। तो इन सभी को पढ़ने के बाद क्या होता है कि आपके माइंड में एक टेम्पररी थाउट आ जाता है कि अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम रीड कर रहे हैं, हम जो थ्योरी को करेंगे तो वो ज़रूर ऐसा होगा। तो ये जो हमारा टेम्पररी थाउट है, ये हम पहले से जो सोच रहे हैं, दिमाग में सोच लिए, फिर उसको लेकर हम अपना फिर थीसिस बनाएंगे, तो इसी को ही कहा जाता है हाइपोथेसिस। तो इसी के संदर्भ में भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न परिभाषाओं को दिया है, क्योंकि नेट के सिलेबस में क्या होता है कि आपको परिभाषा दे देगा और पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे दिया कि इसमें से किसने ये परिभाषा दी है, तो इसलिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले जो समाजशास्त्री थे कर्लिंगर जी, इन्होंने बताया कि परिकल्पना को 2 या 2 से अधिक जड़ों के मध्य संबंधों का कथन मानते हैं। कि जो उनके अनुसार क्या था कि जो परिकल्पना है, जो हमारा सोच है, एक हमारा टेम्पररी थाउट है, ये 2 जड़ के मध्य होता है। जड़ क्या होता है, तो जड़ में सकारात्मक संबंध पाया जाता है। आप कोई भी थाउट्स को लेकर इसको सोच सकते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर आप दहेज प्रथा के बारे में बात करते हैं तो बोला जाएगा कि दहेज प्रथा में जो वर कन्या पक्ष है वो वर पक्ष को कुछ वधु मूल्य देते हैं। तो अब ऐसा भी बोला जा सकता है कि दहेज इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये पैसों की लोभ के कारण, पैसे की डिमांड के कारण लिया जाता है। तो क्या दोनों चीज़ में सकारात्मक है कि हाँ, दहेज दिया जा रहा है लेकिन पैसे की मांग के कारण, पैसा का आवश्यकता है, पैसा का लोभ है, तो इसमें पॉजिटिविटी है, तो ये जड़ जो होगा वो सकारात्मक हो जाएगा। फिर मोले महोदय जी ने बताया, जिनका कि पूरा नाम है जॉर्ज जी मोले, इन्होंने बताया कि परिकल्पना एक धारणा अथवा तर्क वाक्य है जिसकी स्थिरता की परीक्षा उसकी अनुरूपता, उपयोग, अनुभवजन्य प्रमाण तथा पूर्व ज्ञान के आधार पर करना है। मान लीजिए आपको एक कोई रिसर्च करने को दिया कि आप जाइए मध्य प्रदेश की जो अनुसूचित जनजातियां हैं, आदिवासी जनजातियां हैं, उसमें जो महिलाओं की जो शिक्षा की स्थिति है उसके बारे में आप सोचिए, अब उसको थीसिस बनाइए। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, पहले से एक धारणा बनाएंगे, आपके मन में एक तर्क होगा कि वो ऐसा होना चाहिए, आदिवासी लोग का समाज ऐसा होगा, उनका संस्कृति ऐसा होगा। फिर इसके लिए आप क्या करेंगे, उसके जो अनुरूप जो हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए या जो साहित्य चाहिए, या फिर हम उस जगह पे जाकर परीक्षण करेंगे, अनुभवजन्य अपना प्रमाण को कलेक्ट करेंगे, फिर अपना जो पूर्व ज्ञान है उसको उसमें जोड़ेंगे। इसके बाद जो हमारा एक थ्योरी निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, जो हम सोच रहे हैं, पहले की जो हमारी सोच है वो हो जाएगी हाइपोथेसिस, और जो थ्योरी निकल के आएगी वो हो जाएगी हमारी थीसिस।
गुडे तथा हार्ट महोदय जी ने बताया कि परिकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम क्या देखना चाहते हैं। परिकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक तर्कपूर्ण कथन है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है। यह सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी। परिकल्पना के बारे में क्या बोल रहा है कि हम जो पहले से सोचते, भविष्य में सोचेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा काम हो सकता है, ठीक है, संस्कृति में हमारे बदलाव हो सकता है, अगर हम संस्कृति में चेंज करें तो क्या हो सकता है, तो हम पहले से अपने मन में जो एक सोच बना रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे जो थेसिस है, हम जो भी थेसिस को करें, वो भी हमारा जो रिसर्च चलेगा ये गलत भी हो सकता है, सिद्ध भी हो, सही भी हो सकता है, तो ये चलेगा। फिर लुंडबर्ग महोदय जी ने बताया कि परिकल्पना एक प्रयोग संबंधी सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच होती है। अपने मूल रूप में परिकल्पना एक अनुमान अथवा काल्पनिक विचार हो सकता है जो आगे के अनुसंधान में काम लाएगा। क्या बोला है कि परिकल्पना क्या है, एक सामान्य संबंध होता है जिसकी हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो जांच कैसे करेंगे, पहले हम काल्पनिक अपना विचार करेंगे, फिर उस अनुभव को फिर अपना बनाने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखते हैं परिकल्पना की प्रकृति कैसे होनी चाहिए, उसका नेचर किस प्रकार से होना चाहिए। तो ये परीक्षण के योग्य होना चाहिए। हम ऐसा कुछ भी मतलब नहीं परीक्षण करें जो कि हमारे सामने भविष्य में वो कोई काम का ही ना हो। परीक्षण के योग्य होना चाहिए। इस शोध को सामान्य से विशिष्ट एवं विस्तृत से सीमित की ओर केंद्रित करना चाहिए। हम जो भी शोध कर रहे हैं वो हमारा कैसा हो, सामान्य से विशिष्ट हो, ठीक है, जनरल से स्पेसिफिक हो, और क्या बोल रहा है, विस्तृत से सीमित हो, मतलब पूरा संक्षिप्त। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो शब्द है ये इतने बड़े हैं कि आप इसको पढ़िएगा तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो मैं आपको सरल भाषा में बता रही हूँ, यानी जो विस्तृत चीज़ है उसे क्या कर देनी है, सीमित कर देनी है। इससे शोध प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए। हम कोई भी थेसिस करते हैं, शोध प्रश्न जो कोई रिसर्च क्वेश्चन है, शोध प्रश्न का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा रिसर्च का उद्देश्य होता है कि हम किस लिए रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं। जो समस्या हमें मिली है, जो प्रॉब्लम हमें मिली है, उससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन एरेज करते हैं, और वो जो क्वेश्चन है वो हमारा उसी जो प्रॉब्लम है उसी पर बेस्ड होना चाहिए, ताकि हम जो अपना थीसिस करेंगे तो उस क्वेश्चन जो हमारे मन में जो जागृत हुआ है उसका हमको सही आंसर प्राप्त हो सके। यह सत्यभाषी एवं तर्कयुक्त होना चाहिए, यह सही होना चाहिए, इसके जितने भी डाटा है आपके कलेक्ट किए हैं वो सही होना चाहिए। साथ ही साथ ये लॉजिक पूर्ण होना चाहिए कि अगर कोई दूसरे भी समाजशास्त्री आकर या कोई दूसरे भी थिंकर आकर इसको लेकर परीक्षण करते हैं तो उन्हें जो आंसर मिले वो सही मिले। यह प्रकृति के ज्ञात नियमों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। जो हमारा प्रकृति का नियम है, जो हमारे नेचर हमें जो बताती है उसके उल्टा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी अपने मन में जो सिद्धांत आया उसको हम दे दिए। फिर अब बोला गया कि परिकल्पना के स्रोत कौन कौन से हैं। तो अगर हम स्रोत को देखते हैं, स्रोत को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि परिकल्पना क्या है। तो ये एक हमारा प्रारंभिक अनुमान है, जो कि परिकल्पना को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये परीक्षित होने वाला एक प्रस्ताव है, एक ऐसा प्रपोजल है जिसका कि परीक्षण होना अभी बाकी है। अगर आपसे पूछा जाए कि परिकल्पना के कितने प्रकार होते हैं, तो परिकल्पना के 3 प्रकार होते हैं: अनुभवात्मक, आदर्शात्मक और विश्लेषणात्मक। अनुभव के आधार पर, कुछ आदर्श के रूपों के आधार पर और कुछ विश्लेषण करने के आधार पर जो हमारे एक शोध निकल के आती हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारे हाइपोथेसिस के प्रकार हो जाएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि परिकल्पना के स्रोत कौन कौन से हैं, क्या किस स्रोतों के माध्यम से हम परिकल्पना को जो है वो संभव कर सकते हैं या सरल बना सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि परिकल्पना में हम क्या करते हैं कि जो चीज़ का हमको रिसर्च करना है उससे रिलेटेड हम साहित्यों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद हमारे दिमाग में क्या होता है, क्वेश्चन इरेज होता है और उस क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। विज्ञान से प्रतिपादित सिद्धांत परिकल्पना को जन्म देता है, क्योंकि विज्ञान में क्या करते हैं कि हम कोई भी जो हमारी थ्योरी है उसको तर्कपूर्ण उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, विज्ञान से संबंधित हो जाएगा। संस्कृति परिकल्पना की जननी हो सकती है। प्रत्येक समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृति होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष एक ऐसा देश है कि जहाँ पे भिन्न भिन्न समाज के लोग भिन्न भिन्न संस्कृति को फॉलो करते आ रहे हैं।
प्रत्येक संस्कृति सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ये जो भिन्नता का आधार है, ये अनेक समस्याओं को भी जन्म देता है। हम जब एक दूसरे से कल्चर से अलग हो जाएंगे तो हो सकता है हमें बहुत सारे समस्याओं को भी फेस करना पड़े, और इन समस्याओं से संबंधित जो चिंतन किया जाता है वो क्या हो जाता है, परिकल्पना को जन्म देता है। फोर्थ, इन्होंने बताया व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव भी परिकल्पना का आधार होता है, किंतु नए अनुसंधानकर्ता के लिए इसमें कठिनाई है। किसी भी क्षेत्र में जिनका अनुभव जितना ही संपन्न होता है, उसकी समस्या के ढूंढने तथा परिकल्पना बनाने में उतनी ही सरलता होती है। ये व्यक्तिगत अनुभव के आधार होता है, क्योंकि हम जो भी अनुसंधान को करते हैं उस जगह पे, कि जिस जगह पे हमको जाकर अनुसंधान करना है या जिससे रिलेटेड हमको अनुसंधान करना है, तो उसको वहाँ पे जाकर हम अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर परिकल्पना करते हैं। फिफ्थ बोल रहा है कि यह रचनात्मक चिंतन होता है। यह परिकल्पना के निर्माण का बहुत बड़ा आधार है। मुंडो ने इस पर विशेष बल दिया है कि उन्होंने इसके 4 पद बताए हैं। वे 4 पद कौन कौन से हैं आप लोग याद रखिएगा। पहला बोला जा रहा है तैयारी, दूसरा बोला जा रहा है विकास, तीसरा बोला जा रहा है प्रेरणा, और चौथा बोला जा रहा है परीक्षण। इन सबों के हम जब कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद हमारी परिकल्पना जो है वो संभव हो पाती है। अर्थात किसी भी विचार के आने पर उसका विकास किया, उस पर कार्य करने की प्रेरणा मिली और परिकल्पना का निर्माण तथा परीक्षण किया गया। फिर हमारा 6th पॉइंट है कि अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा। हम जो परिकल्पना कर रहे हैं, हम तो साहित्य पढ़ लिए, अपना अनुभव दे दिए, हम हाइपोथेसिस कर कुछ भी जितने रिलेटेड है सारे कर लिए, लेकिन क्या है कि हम ये भी देखेंगे कि जो उस प्रकार का अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे भी हमें चर्चा करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमें सही मार्गदर्शन को मिलेगा, हम उपयुक्त परिकल्पना को कर सकते हैं। पूर्व में हुए अनुसंधान संबंधित क्षेत्र के पूर्व अनुसंधानों के अवलोकन से ज्ञात होता है। मान लीजिए कि जिस हमको थ्योरी के बारे में हमको रिसर्च करना है, तो उससे लेकर जो अनुसंधान किया गया है हम वहाँ उसको भी देख के भी अब देख सकते हैं कि क्या बोला गया है, या इसमें हम लोग कौन सी नई परिकल्पना को सर्जन कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो थीसिस के उद्देश्य है, ठीक है, ये आपके हाइपोथेसिस के जो उद्देश्य है वे क्या है तथा शोध प्रश्न क्या है। तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि शोध प्रश्न क्या होता है, ये रिसर्च से रिलेटेड होते हैं, ये रिसर्च का उद्देश्य होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, तो अपने मन में क्वेश्चन जागृत करके, प्रश्न करके कि अच्छा ऐसा होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए दहेज प्रथा को ही आप ले लीजिए, तो दहेज क्यों लिया जाता है, क्यों ये कन्या पक्ष जो है वो बड़ पक्ष को देती है, आपके मन में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को फिर आप सॉल्व कीजिएगा, उससे रिलेटेड अपना जितने डाटा है उसको कलेक्ट करके। तो यहाँ पे मैं आपको थीसिस के उद्देश्य और शोध प्रश्नों के बीच अंतर को बताने का कोशिश की है। चलिए हम लोग अंतर के माध्यम से देखते हैं कि क्या अंतर है। तो बोला गया है कि अर्थ, थीसिस के उद्देश्य थीसिस का एक विचार बनाने में मदद करते हैं और साथ ही शोध की दृष्टि को तय करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। जो थीसिस का उद्देश्य होता है वो क्या करता है कि हमारा जो शोध का प्रकृति है उसको सुविधाजनक बनाया जा सके। वही शोध प्रश्न किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए शोध समस्या की विशिष्ट और संकुचित जात होती है। हम जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, किसी भी शिक्षार्थी का मूल्यांकन करने के लिए क्या होता है, उसको प्रश्न किया जाता है, तो प्रश्न का उत्तर जब तक प्राप्त नहीं होगा उसको कैसे हम लोग मूल्यांकन कर सकेंगे। फिर उद्देश्य बोला जा रहा है। उद्देश्य चर और परिकल्पना का निर्माण करना, डेटा संग्रहण, नमूनाकरण, डेटा विश्लेषण, निष्कर्ष और निष्कर्ष की प्रक्रियाओं को उत्पन्न करना। उद्देश्य के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो उद्देश्य का मतलब आप समझें, उद्देश्य बोला जा रहा है जो परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं, जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं, जो रिसर्च बना रहे हैं, उसका तो कुछ मोटो होना चाहिए, कुछ तो ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, हम क्यों बना रहे हैं, ऐसे ही बना रहे हैं कि उसका कुछ कारण भी है। तो उद्देश्य चर और परिकल्पना का निर्माण करना और डेटा संग्रहण, नमूनाकरण, डेटा विश्लेषण, निष्कर्ष और निष्कर्ष की जो प्रक्रिया है उसको उत्पन्न करता है। शोध प्रश्न परिभाषित करके शोध के शेष चरणों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। हम पहले क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन अपने मन में जागृत किए, फिर उस क्वेश्चन को फिर कंप्लीट किए, कंप्लीट करने के बाद हमको लगता है कि हाँ ये सही है, इसका आंसर सही मिला है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर तरीका बोला जा रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट्स का क्या तरीका है, तो अध्ययन के विषय का जो विश्लेषण है वो प्रासंगिक होना चाहिए, उस जो वस्तु है उसी से ही रिलेटेड होना चाहिए,
और फिर क्या बोल रहा है, ये जो उद्देश्य हम लोग खोज करेंगे एक सामान्यकृत होना चाहिए कि सबके लिए ये नियम लागू हो सके। उद्देश्यों को फिर अगर हम इसके अगर रिसर्च क्वेश्चन के बारे में बात करें तो उद्देश्य का व्यवस्थित विघटन शोध प्रश्नों को जन्म देता है। ये प्रश्न समस्या के बयान की विस्तृत जांच करता है। जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य को जब हम व्यवस्थित जो क्रम है अगर उसमें कुछ अलग हो जाता है तो हमारे मन में क्वेश्चन फिर से जागृत हो जाता है। फिर हम उस क्वेश्चन को जब अपना सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन के बारे में बताता है। तो आई होप आप लोगों को परिकल्पना, शोध प्रश्न तथा इसके उद्देश्य को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही आपकी कोई भी क्वेरीज, किसी के बारे में भी आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।